दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसी देश का है तो वो भारत का है। वो आप नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान आप भारत का है। और वो हमारे देश के सबसे महान ज्ञाताओं ने हमारे देश के संविधान को रचने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इसी बारे में आज बात करेंगे कि भारत का संविधान कैसे लिखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान में कैबिनेट मिशन क्यों लाया गया? अंग्रेज़ क्यों चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हो? ये आप जानते हैं? चलिए अब हम इसी बारे में बात करेंगे कि अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन क्यों लाया और भारत का संविधान कैसे लिखा गया, संविधान सभा क्या है, संविधान सभा में क्या-क्या कामें हुई, वो सब के बारे में अपन जानेंगे। आप तो सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 2 साल और 11 महीने और 18 दिनों में लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बन कर के तैयार 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन संविधान को बनने के लिए सबसे पहले लाया गया संविधान सभा। संविधान सभा उसे कहते हैं कि जैसे किसी भी देश को, किसी भी यूनिट को, किसी कार्य को करने के लिए एक योजना बनाया जाता है या एक आयोग बनाया जाता है, उसी तरह एक संविधान सभा बनाया गया, जो कि इसके पहले सबसे पहले हमारे देश में संविधान सभा बनाने का निर्णय 1939 में ही आ गया था, जो कि एम.एन. राव ने मांग लिया था। लेकिन 1946 में फिर इसका मांग किया गया संविधान सभा। और संविधान सभा इसलिए क्योंकि भारत का संविधान लिखना था। लेकिन भारत का संविधान लिखना था, संविधान लिखने के पहले अंग्रेज़ों ने आज़ाद ही क्यों किया हमारे देश को? इसलिए कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और ब्रिटेन ने युद्ध जीत लिया था। और इसके कारण उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे एटली जी। और एटली जी सबसे पहले एटली जी ने इसी उपलक्ष्य में भारत को आज़ाद करने का सोचा। तो इसलिए इसमें संविधान सभा बनाने का गठन हुआ और संविधान में चुनाव के लिए चुनाव कराने का था। चुनाव करने में सदस्य कौन-कौन सदस्य रहेगा, उसमें क्या-क्या कौन काम करेगा, उसमें कोई दंगा ना हो, चुनाव सही शांतिपूर्ण से हो जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली जी ने एक मिशन बनाया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन किसे कहते हैं? कैबिनेट मिशन इसे कि जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य मतलब 3 लोग सदस्य एटली ने भेजा 3 लोगों को कि जाओ भारत में उनके संविधान सभा का गठन हुआ है, उसमें शांतिपूर्ण इलेक्शन करवा दो और संविधान सभा का कैसे कार्यकाल, जब तक के लिए संविधान नहीं बनता तब तक के लिए तुम लोग वहाँ का देख-रेख करो, कोई दंगा ना हो। लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे जो कि भारत में आए और भारत में इनका काम था कि संविधान सभा का गठन करना। और भारत का विभाजन भी था, लेकिन ये गौण रखा गया। कोई साबुत नहीं है कि मतलब यहाँ की ये इसका उद्देश्य नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन ये मन से था कि इनको बँटवारा करना है, वो बँटवारा करने ही आए थे। और संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए भी आए थे। जैसे इसमें 2 पार्टियाँ थी, एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम सभा की एक मुस्लिम लीग था, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय जिन्ना जी थे। आप लोग सभी जानते हैं, जिसके जनक पाकिस्तान के जनक हैं। जब ये तीनों आए तो संविधान सभा की बात होने लगी और संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें ये अंग्रेज़ों ने कहा कि 389 सदस्य रहेंगे। 389 सदस्य का मतलब ये कि 389 सदस्य आएँगे, रहेंगे, जो कि संविधान सभा में सदस्यों का काम करेंगे, मतलब संविधान सभा बनाने का और सब लिखने का काम करेंगे, संविधान लिखने का काम करें। और 389 सदस्यों में ऐसा भी था कि आप 292 ही सदस्यों का चुनाव हुआ, 292 चुनाव। और उसमें भी ब्रिटिश थे और 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासत थे। देसी रियासतों का मतलब रजवाड़ा थे, जो राजा महाराजा थे, जो पहले राजा महाराजा रहा करते थे, रियासतें चलती थी, तो उसमें वो राजा थे। और 289 में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली और 73 वोट मुस्लिम लीग को मिला और 15 अन्य दल को मिला। ये सब मिलने के बाद ये इससे पता साफ चलता है कि कांग्रेस 208 सीटों से बहुमत से बना चुकी थी। लेकिन यहीं पे फंस गया अब जिन्ना और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस वालों ने जाके मुस्लिम लीग के नेताओं से कहा कि भाई साहब, आप सब शामिल हो जाओ यार, भारत में आप क्यों जिद कर रहे हो अलग होने की। इनका जिन्ना जी का अलग था कि मैं अपना देश बनाऊंगा, मैं इसमें नहीं रहूँगा, मैं भारत में रहना चाहता। और इसमें संविधान सभा बनी। बनने के बाद इसका कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, तो उसमें उनको सदस्य बनाया गया। और इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिल्ली चैम्बर के काउंसिलिंग हॉल में, पहली बार वो बैठक हुई संविधान सभा की। और इस समय भारत 2 भागों में टूट चुका था, एक पाकिस्तान, एक भारत। इसमें टूट और उसके बाद भारत के 2 टुकड़ों में टूट चुका था। तो उसके बाद सदस्यों की बात हुई, तो सब सदस्यों में से एक उसमें अस्थायी और अस्थायी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को उस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया और बाद में उनको उसके बाद एक अस्थायी सदस्य चुना गया, जिनको राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया गया। उनको राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। अब अस्थायी सदस्य सब कुछ चुनने के बाद अब ये आया कि भाई साहब, संवैधानिक सलाहकार, संविधान का मतलब सलाह देने वाला मतलब कौन, कि भाई साहब संविधान कैसे लिखा जाए, क्या-क्या संरचना होनी चाहिए, कैसे कौन-सा क्या होना चाहिए। तो इसमें सभी लोगों ने सोचा। सभी लोगों ने सोचने के बाद एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार अपने देश के ही थे, जो कि बी.एन. राव के नाम से जाने जाते हैं। और बी.एन. राव ऐसा नहीं है कि वो कम ज्ञात थे, वो भी बहुत ज्ञाता थे। उन्होंने विदेशों में गए
विदेशों देशों में गए, पूरे देशों के संविधान को संग्रहित किया, एनालाइज़ किया, सभी देशों के संविधान को जाना कि क्या कैसे है, मौलिक अधिकार क्या रहेगा, मौलिक कर्तव्य कैसे रहेगा, भारत की राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, सभी संविधानों को पढ़ा, उनके ज्ञाताओं से पूछा, सभी जगहों के एकदम गहन अध्ययन करने के बाद फिर वो भारत आए। भारत आने के बाद सभी लोगों को एक तरफ बैठाया गया और बताया भीम राव की देखो इस तरह संविधान लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे विदेशों का संविधान है, और सब उन्होंने अपना सब राय दिया और सभी लोगों ने मिलजुल कर उस बातों को ध्यान में सुना और उसको ध्यान से गठित किया। उसके बाद इसमें बनाने के लिए सबको अपना अपना एक बांट दिया गया कि भाई साहब आप ये काम करोगे, भाई साहब आप ये काम करोगे, भाई साहब ये काम करोगे। इसमें चाहे 5-6 समितियाँ बनाई गई। समितियाँ का मतलब उसमें छोटे-छोटे काम, जैसे कि आप भाई साहब मौलिक कर्तव्य लिख देना, आप मौलिक अधिकार को अंदर लिख देना, आप संघ समिति को लिख देना, आप मसौदा तैयार कर देना। इसमें सबसे पहले आए, सबसे मेन जिनको कहा गया, तो मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दिया गया, जो कि सबसे महान ज्ञाताओं में भी माना जाता है। उनको कहा जाता है कि जितनी उनके पास डिग्रियाँ थी, उनका उस समय किसी के पास उतनी डिग्रियाँ थी नहीं। तो सबसे पहले उनको मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को एक उस मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और फिर संघ समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, और प्रांतीय समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ऐसे कई सदस्य समितियाँ बनाई गई, जिसको संविधान को लिखने के लिए कहा गया कि इसमें आप समिति रहेंगे, इसमें आप अध्यक्ष रहेंगे, इसमें आप अध्यक्ष रहेंगे। सबको बांटा गया। और सबसे कहते हैं कि बाबा साहब को प्राथमिकता क्यों दिया जाता है, मतलब लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ही क्यों प्राथमिकता दिया जाता है, बाबा साहब को ही क्यों माना जाता है, सबसे उनको ही क्यों हमेशा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को ही माना जाता है, सबको माना जाता है। जितना जिनका योगदान रहा उस संविधान को लिखने में, सबको माना जाता है। बाबा साहब का इसलिए माना जाता है क्योंकि बाबा साहब ने वो जैसे अपन शरीर बना है, अपना शरीर में हड्डियाँ बनी, हड्डियाँ बनने के लिए सभी हड्डियों की ज़रूरत होती है। अगर हड्डियाँ नहीं रहें तो हमारे शरीर तो कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। उसी तरह बाबा साहब ने मसौदा तैयार करने के लिए उसमें एक हड्डी के रूप में काम किया, मतलब एक रीढ़ ढांचा के रूप में, कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रहेगा, क्या कैसे रहेगा, कौन सी कानून किसके लिए होगा, इस कानून से कोई और को हानि तो नहीं पहुँच रहा। ये सब जानने के बाद उन्होंने मसौदा तैयार किया, और उसके बाद संविधान सभी लोगों को, समितियों को जुटा करके एक उनको दिया गया, और उन्होंने एकजुट कर के उनको तैयार किया, और एक संविधान इस तरह से बना। और हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार ही हो गया था, और अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को उनको सौंप दिया, और उसी दिन से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, और संविधान के हिसाब से ही काम होता है और आज तक होता आ रहा है। जो कि सब अभी इस बात पे भी मैं बताऊंगा आपको कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को ही हो गया। इसके लिए भी अपन आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये इतना आप जानें, इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।